जी शिक्षा मैटिंग साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर तरंग के माध्यम से। तो चलिए तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तरंगों का प्रवर्तन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग होता है और किसके बेसिस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तरंगों का प्रवर्तन किसके किसके अंतर्गत होता है। तो हमारे पास जो तरंगों का प्रवर्तन होता है भाई, दो तरीके से होता है। एक अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे होता है। एक किसके बेस होता है, अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे होता है, और एक अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जान सकते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसके अकॉर्डिंग होता है और अनुदैर्ध्य तरंग किसके अकॉर्डिंग होता है। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ के बेसिस पे क्या होता है और अनुदैर्ध्य के बेसिस पे क्या होता है। तो अनुप्रस्थ के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं आप, अनुदैर्ध्य के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो तरंगों का प्रवर्तन के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि तरंगों का परिवर्तन हमारे पास किसके बेस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो इन दोनों के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो दोनों क्वेश्चनों के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंगों का जो परिवर्तन होता है वो किसके किसके अनुसार होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। तो जिस तरीके से हम लोग तरंगों का परिवर्तन के बेस पे देखते हैं, तो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे आता है अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे आता है और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे आता है और अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे आता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे देखते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के तरंग होते हैं भाई। हमारे पास कितने तरीके के तरंग होते हैं, दो तरीके के तरंग होते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे क्या होता है। तो अनुप्रस्थ के माध्यम से जान सकते हैं और अनुदैर्ध्य के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। चलिए तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे देख लेते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो तरंगों के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं अनुप्रस्थ के बेस पे, अनुप्रस्थ तरंग, इस तरंग के अंतर्गत 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 तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अपने माध्यम की तीव्रता के अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। क्या होती है भाई, अनुरूप होती है। क्लियर। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के क्या होती है, अनुरूप होती है भाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के क्या होती है, अनुरूप होती है। तो तीव्रता के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के क्या होती है, अनुरूप होती है। तीव्रता की क्या होती है, अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता, इसमें माध्यम की
माध्यम की अधिकतम तीव्रता, इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता, इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता, इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की, अपने मूल अवस्था की, अपनी मूल अवस्था की, अपनी मूल अवस्था की, अपनी मूल अवस्था की, मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, पूर्ववत रहती है, जिसमें श्रृंग एवं गर्त, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है, दोनों की अभिवृष्टि होती है। क्लियर। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस हो जाएगा कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे देखते हैं, तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो तरंगों का परावर्तन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे क्या होगा। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे भाई, ठीक है। इस तरंग के अंतर्गत तरंग की
तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो जब भी हम लोग तरंगों का परावर्तन के अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई, किसके अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई, तरंगों के परावर्तन के बेसिस पे देखते हैं कि तरंगों के परावर्तन किसके अकॉर्डिंग में होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो जब भी तरंगों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि तरंगों का माध्यम किसके अनुरूप होता है, श्रृंग के सापेक्ष होता है कि गर्त के सापेक्ष होता है कि दोनों की तरंगों के बेसिस पे होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो तरंगों का परावर्तन के अंतर्गत देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे और अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे। अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे देख सकते हैं कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम के तीव्रता के अनुरूप होती है। इससे माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिसमें माध्यम में श्रृंग एवं गर्त दोनों की अभिवृष्टि होती है। क्लियर। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देख सकते हैं भाई इस तरंग के अंतर्गत तरंग की तीव्रता अपने माध्यम की तीव्रता के अनुरूप होती है। इस माध्यम की अधिकतम तीव्रता अपने मूल अवस्था की पूर्ववत रहती है, जिससे माध्यम में श्रृंग एवं गर्त के दोनों की अभिवृष्टि होती है। तो अनुप्रस्थ के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और अनुदैर्ध्य के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो तरंगों के बेस पे होता है भाई, हमारे पास जो तरंगों के माध्यम से होता है, यहाँ पर तरंग के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट आते हैं, जैसे कि तरंगों के विशेषता के बेस पे देखते हैं कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो। तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के अनुरूप होती है, उनके तीव्रता के अनुरूप होती है। क्लियर। तो तरंगों के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत देख सकते हैं भाई, तरंगों के अंतर्गत देख सकते हैं कि तरंगों के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे आएगा। तो तरंग के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि तरंगों के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके
बेसिस पे भी आएंगे। तो चलिए इस तरंगों के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। सेकेंड कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई लोग कि हमारे पास क्या आता है। यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। उनके माध्यम पर निर्भर करती है। उनके माध्यम पर क्या करती है? निर्भर करती है भाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके अनुरूप होता है। क्लियर। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उनके माध्यम पर निर्भर करती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उनके माध्यम पर निर्भर करती है। तो माध्यम के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो जैसे जैसे तरंगों के माध्यम, जैसे कि आप नदी में या तालाब में आप पत्थर के टुकड़े डालते हैं तो वहाँ से क्या होती है, कुछ वक्राकार, कुछ वहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होता है तरंगे के माध्यम से। आप नदी में देख सकते हैं, तालाबों में देख सकते हैं, जब आप पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, तो हिलोरों के माध्यम से वहाँ पर क्या होती है, कुछ विक्षोभ उत्पन्न होती है। वह विक्षोभ में एक तरंग की भांति कार्य करती है, क्योंकि तरंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक विक्षोभ जो उत्पन्न होगा, वहाँ पर वह तरंग के बेसिस पे रहेगा। अब ये तरंग किसके बेसिस पे रहेगा, कि अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे रहेगा, कि अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे रहेगा, ये डिपेंड करता है उस तरंग के माध्यम की प्रवृत्ति पर। क्लियर। तो तरंगों के माध्यम से भी उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर। विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता, विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता, विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर, विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर निर्भर करती है।
निर्भर करती है। तो विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर निर्भर करती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की क्या हो भाई, अधिकतम तीव्रता हो, तो इस तीव्रता के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतर्गत रहेंगे। तो जब भी हम लोग यांत्रिक तरंगों के बेस पे देखते हैं भाई कि यांत्रिक तरंगे किसके अनुरूप होती है और यांत्रिक तरंगे किसके बेसिस पे भी आता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के अनुरूप होती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के क्या होती है, अनुरूप होती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगों दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। क्लियर। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से होती है। तो तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर क्या करती है, निर्भर करती है। विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, चाहे आप जैसे कि आप बाइक सवार की गति को देखोगे या आप कहीं बस में बैठे हो, उसमें भी आप लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम लोग बाइक के बेसिस पे हम लोग चलते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, जैसे जिसको आप लोग एक्सेलरेटर के बेस पे देखते हैं, एक्सेलरेशन के बेस पे हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे आपका त्वरण बढ़ेगा, वेग की चाल बढ़ेगा, वेग में परिवर्तन होगा, फिर आपकी बाइक की जो गति सामान्य थी वो आप लोगों की गतिशील हो जाएगी। क्लियर। तो उसी कंटेंट के अनुसार से भी हमारे पास ये तरंगों के माध्यम से भी होता है भाई। ठीक है। तो तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यांत्रिक तरंग के बेस पे होता है। तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आप तो बोल दिए भाई कि यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत होता है, लेकिन यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत दो प्रकार की होती है आपकी, कि वह अनुप्रस्थ के अंतर्गत में आएगा कि अनुदैर्ध्य के अंतर्गत में आएगा। ठीक है। तो ये तरंगे किसके माध्यम से रहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से रहेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से रहेंगे। इन दोनों तरंगों के सापेक्ष भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे भाई कि ये तरंग किसके बेस पे रहता है, किसके एक रोडिंग में रहेगा। तो इसी को बोला गया है कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हैं, और जिसके अंतर्गत कौन सा तरंगे आते हैं भाई, यांत्रिक तरंगे आते हैं, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। उनकी तीव्रता के क्या होती है, अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जानते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर यंत्रों के माध्यम से जो आप लोगों के पास जो तरंगे के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जिसमें उसकी माध्यम की तीव्रता उसके माध्यम के सापेक्ष बहुत अधिक तीव्रता होती है, जिसके अंतर्गत अनुप्रस्थ तरंगे आती है, और कौन सी तरंगे आती है, अनुदैर्ध्य तरंगे आती है। तो तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। उनके किस पर निर्भर करती है भाई, उनके माध्यम पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो विक्षोभ के कारण भी उस पर उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन के अनुरूप में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनके तीव्रता की क्या होती है, अनुरूप होती है। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे होती है, एक आप लोगों की अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे होती है। तो तरंगों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंगों के अंतर्गत उनके माध्यम की अधिकतम तीव्रता उसके यंत्रों के बेस पे होती है कि अनुप्रस्थों के बेस पे होती है। तो यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मैकेनिज्म के अंतर्गत भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इस चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, इनके तरंगों के बेस में हम लोग चेंज करते जाते हैं, इनके परिवर्तन, इनके वेगों में भी परिवर्तन होता है। क्लियर।
तो यहाँ पर तरंगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि तरंगों के माध्यम से उनके आवृत्ति आवर्तकाल कला तरंगों के माध्यम से उनके आवृत्ति आवर्तकाल कला पर भी माध्यम के अनुसार प्रभाव पड़ता है। माध्यम के अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता होती है भाई। तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो माध्यम के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अंतर्गत में रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं मेले वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि भाई वहाँ पर जो जितने भी यांत्रिक झूले लगे रहते हैं वहाँ पर एक वेग के साथ उनके वेगों में परिवर्तन होता है। पहले धीरे गति से चलते हैं, फिर स्पीड पकड़ते ही जैसे जैसे उनके एक्सीलरेटर के बेस पे, त्वरण के बेस पे परिवर्तन हो, जैसे जैसे वह तीव्र गति से चलने लगते हैं। उसी कंटेंट के अनुसार तरंगों में भी यही होता है। ठीक है, वो माध्यम पर डिपेंड करते हैं कि उनकी माध्यम कौन सी है। उनके माध्यम सघन माध्यम के माध्यम से है कि विरल माध्यम के बेस पे, श्रृंग के बेस पे है कि गर्त के बेस पे है कि श्रृंग गर्त के बेस पे है। माध्यम की अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता के अनुरूप है कि न्यूनतम तीव्रता अधिकतम तीव्रता के अनुरूप है। ये उनके माध्यम पर डिपेंड करते हैं भाई, ये माध्यम पर आश्रित रहते हैं कि ये किस तरीके से व्यवहार करेंगे। क्लियर, उसी की कंटेंट के अनुसार से इस चीज़ को बोला गया है कि तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हों, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। उनके माध्यम पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो तरंगों के अंतर्गत जिसमें माध्यम की अधिकतम तीव्रता हो, जिसके अंतर्गत यांत्रिक तरंगे आते हैं, उनमें तरंगों की क्षमता उनकी तीव्रता के अनुरूप होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। विक्षोभ के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके तरंग की वेग व चाल पर निर्भर करती है। तरंगों के माध्यम से उनकी आवृत्ति आवर्तकाल कला पर भी माध्यम के अनुसार क्या करता है, प्रभाव पड़ता है भाई। तो यहाँ पर भी माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माध्यम क्या है, ठोसीय अवस्था के बेस पे है कि द्रवीय अवस्था के बेस पे कि गैसीय अवस्था के बेस पे। सभी का अलग अलग भौतिक अवस्था के बेस पे पड़ता है ना। भौतिक अवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हमारे पास प्रावस्था के अंतर्गत आते हैं, भौतिकीय अवस्था के बेस पे आते हैं, रासायनिकीय अवस्था के बेस पे आते हैं, गतिशील अवस्था आता है और स्थिति के बेस पे आता है। तो ये सारे कंटेंट के अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो उसी कंटेंट में इस चीज़ को बोला गया है कि तरंगों के माध्यम से उनकी तीव्रता का अभिलाक्षणिक गुण उनके माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर इस कंटेंट में बताया गया था, इसके बेस पे आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था, इस क्वेश्चन के बेस पे बताया गया था, जिसमें आप लोगों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। जब हमारे पास ये कंटेंट के एक रीडिंग में आया था, प्रगामी तरंग की तीव्रताएं एवं विशेषताएं के बेस पे जब हम लोग देख रहे थे। देखिए इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रगामी तरंग की तीव्रताएं एवं विशेषताएं के बेस पे देखे थे कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग क्या होती है भाई, संचरित होती है। प्रगामी तरंग क्या होती है भाई, संचरित होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट में हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतराल में स्टार्टिंग में कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है
जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग क्या होती है भाई, संचरित होती है। प्रगामी तरंग क्या होती है भाई, संचरित होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ऊर्जा की स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग आई के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं भाई। क्लियर। तो इसको भी जानना जरूरी है, जो अभी मैं विशेषता के अनुरूप में बता रहा हूँ भाई। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग, कोई भी प्रगामी तरंग होती है, क्या तरंग होती है इसमें पॉइंट आउट करोगे भाई। तो किसी माध्यम में कोई भी प्रगामी तरंग क्या होती है, संचरित होती है। देखिए यहाँ पर भी ये संचरित हो रही है, यहाँ पर भी ये क्या हो रही है, संचरित हो रही है। क्लियर। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग की तीव्रता कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त करते हैं भाई, हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग क्या होती है भाई, संचरित होती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो संचरित होती है ये संचरित किसके अनुरूप होती है, इसको मैं रिपीट करके बता रहा था यहाँ पर कि जो तरंग के माध्यम से आपके पास होता था, जो तरंग के माध्यम से आपके पास आता था, एक अनुप्रस्थ के बेसिस पे आता था भाई, और एक आप लोग पास अनुदैर्ध्य के माध्यम से आता था। आप लोग पास ये दो तरीके से आता था इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास। तो यहाँ पर तरंगों के माध्यम से भी ये जो संचरित हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। तो ये आप लोग की तरंग की तीव्रता के अंतर्गत आ जाएगा कि ये तरंग की तीव्रता किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन इसके साथ साथ भी इसकी विशेषता के बेस पे देखोगे तो इस चीज़ को आप लोग डेफिनेशन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान के बेस पे किस तरीके से जाती है भाई। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि प्रगामी तरंग के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से देख सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, आई के बेसिस में व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो तरंग की तीव्रता के अंतर्गत आपके पास अनुप्रस्थ भी तरंग आएगा और अनुदैर्ध्य तरंग भी आएगा। अनुप्रस्थ तरंग आएगा और अनुदैर्ध्य तरंग आएगा। आपके पास दो तरीके से तरंग आते हैं भाई, एक अनुप्रस्थ के बेस पे आता है और एक अनुदैर्ध्य के बेस पे आता है। तो अनुप्रस्थ के माध्यम से जान सकते हैं और अनुदैर्ध्य के माध्यम से जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ के बेस पे क्या कंटेंट रहेगा और अनुदैर्ध्य के बेस पे क्या कंटेंट रहेगा। तो अनुप्रस्थ के माध्यम से भी जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से भी व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता भी कहते हैं। इसे आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं भाई। तो आई के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं कि प्रगामी तरंग की तीव्रता किसके अनुरूप होती है एवं इसकी विशेषताएं भी किसके एक रोडिंग में होती है। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को जानेंगे कि माध्यम की तीव्रता आपके पास किसके किसके एक रोडिंग में होती है और किसके किसके बेसिस पे होती है, क्लियर। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, तरंग संचरण की दिशा के बेस पे रहेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तरंग संचरण की दिशा ये है आप लोगों की तरंग संचरण की दिशा, एक स्ट्रिंग के माध्यम से रहता है, एक गर्त के माध्यम से रहता है, एक स्ट्रिंग के माध्यम से रहता है, एक गर्त के माध्यम से रहता है, एक स्ट्रिंग के माध्यम से रहता है, नीचे वाला गर्त के माध्यम से रहता है। स्ट्रिंग और गर्त के बेसिस पे रहते हैं। ये किसके किसके बेस पे रहते हैं भाई, स्ट्रिंग और गर्त के क्रोडिंग में रहते हैं कि तरंग संचरण की दिशा के अनुरूप जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि तरंग संचरण किसके किसके बेसिस पे आता है और ये किसके एक रोडिंग में रहते हैं। तो तरंग संचरण की दिशा के बेस से हम लोग स्ट्रिंग और गर्त के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अनुरूप रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अनुरूप भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग तरंग संचरण की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं भाई, तरंग संचरण की दिशा किसके अकॉर्डिंग होती है। तीव्रता के माध्यम से जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं और इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। हम लोग इससे किससे व्यक्त करते हैं भाई, आई के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं और हम लोग इसको किससे व्यक्त करते हैं भाई, आई के बेसिस पे व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लोग किसके बेसिस पे व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम लोग आई के बेसिस पे कर सकते हैं। तो प्रगामी तरंग की तीव्रता के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। क्योंकि हम लोग जब भी इस चीज़ को देखते हैं भाई, तीव्रता के माध्यम से जब भी हम लोग देखते हैं, क्लियर, एक अधिकतम तीव्रता के बेस पे होता है, एक आपके पास अधिकतम तीव्रता के बेस पे होता है, एक न्यूनतम तीव्रता। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, क्लियर, कि अधिकतम तीव्रता के बेस पे और न्यूनतम तीव्रता के बेस में। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहे। चलिए, तो अधिकतम तीव्रता हो जाएगा, न्यूनतम तीव्रता हो जाएगा और तरंगों का माध्यम हो जाएगा। अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, तरंगों का माध्यम के बेसिस हो जाएगा कि ये इसमें अनुप्रस्थ का किस तरीके से रहेगा और अनुदैर्ध्य का किस तरीके से रहेगा। क्लियर, हमारे पास इसमें अनुप्रस्थ के माध्यम से देख सकते हैं और अनुदैर्ध्य के माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर, कि ये अधिकतम तीव्रता के माध्यम से रहेगा फर्स्ट और एक न्यूनतम तीव्रता के माध्यम से रहेगा और एक तरंगों के माध्यम से रहेगा। तो अधिकतम तीव्रता के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, न्यूनतम तीव्रता के बेस पे भी तरंगों के माध्यम से। इसमें आप लोग पे अनुप्रस्थ भी आएगा, अनुदैर्ध्य भी आएगा, क्योंकि यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत ही आता है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत ये आपके पास आता है भाई, ठीक है। ये आप लोगों का अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है।
अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के माध्यम से ये रहेगा। क्लियर कि यांत्रिक तरंग के बेस पे एक अनुप्रस्थ के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे, एक को हम लोग अनुदैर्ध्य के माध्यम से करेंगे। तो पहला अधिकतम तीव्रता के बेस पे आ जाएगा और दूसरा आप लोगों के न्यूनतम तीव्रता के बेस पे आएगा। तो एक को हम लोग अधिकतम तीव्रता के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग न्यूनतम तीव्रता के बेस पे देख सकते हैं कि अधिकतम के बेस पे क्या रहेगा और न्यूनतम तीव्रता के बेसिस पे क्या रहेगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि अधिकतम तीव्रता किसके अकॉर्डिंग में रहता है, न्यूनतम तीव्रता किसके अकॉर्डिंग में रहता है, तरंगों का माध्यम किसके बेसिस पे रहता है, यांत्रिक तरंग किसके अकॉर्डिंग में रहता है, अनुप्रस्थ तरंग किसके अकॉर्डिंग में रहता है, अनुदैर्ध्य तरंग किसके अकॉर्डिंग में रहता है, और ये दोनों तरंगों के माध्यम से अधिकतम के बेस पे कहाँ पर आएगा और न्यूनतम के बेस पे कहाँ पर आएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बेसिस पे भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट के अनुसार से आ जाएंगे भाई कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बेस पे कि अधिकतम तीव्रता किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और न्यूनतम तीव्रता। तरंगों के माध्यम में आप लोग पास श्रृंग के माध्यम से होता है, गर्त के माध्यम से होता है। जब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा तो अधिकतम हो जाएगा, गर्त गर्त से मिलेगा तो अधिकतम हो जाएगा, बट श्रृंग गर्त से मिलेगा तो ये न्यूनतम की स्थिति में रहेगा। क्लियर। और गर्त भी श्रृंग से मिलेगा तो ये भी न्यूनतम की स्थिति में रहेगा। बाकी श्रृंग श्रृंग के माध्यम से अलग होता है, अधिकतम होता है, गर्त गर्त के माध्यम से होता है, बट श्रृंग गर्त से मिलेगा या गर्त श्रृंग से तो यहाँ पर न्यूनतम की स्थिति होती है। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इसको हम लोग यहीं ओवर करते हैं।